आपको दो पार्ट बताते हैं, ये आपका क्लास 10th का है, ठीक ना। आपको रासायनिक अभिक्रिया और क्या रासायनिक समीकरण आपके बात बताएं पहले चैप्टर। अब पढ़ेंगे आपको अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, ठीक है ना। अम्ल के लिए पढ़ेंगे, क्षार के लिए पढ़ेंगे और लवण के लिए। पार्ट में खाली दुई का बात याद रखिएगा। आपके प्रश्न पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अम्ल के बारे में, ठीक है ना। आज़ादी एनसीईआरटी के प्रश्न आपको बेसिक पूछता है आपको एग्जाम में, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, केवल और केवल एनसीईआरटी पर ज़्यादा प्रश्न आता है। तो आपको जो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है आपको पीडीएफ से प्रोजेक्टर द्वारा, ये सब के सब आपके एनसीईआरटी के सोल्यूशन यानी कि एनसीईआरटी है। आप प्रश्न नहीं देखना चाहेंगे तो जाकर आप पेज नंबर 24 पर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में आप पेज नंबर 24 पर देखिएगा तो यही प्रश्न हूबहू पूछा हुआ है कि पीतल एवं तांबों के बर्तनों में खट्टे पदार्थों के क्यों नहीं रखने चाहिए। यही जगह देख लीजिएगा, प्रश्न यही पूछा हुआ है, ठीक ना। तो जितना आपको पेज नंबर में उसमें प्रश्न पूछा है, उसमें पेज नंबर के साथ में यहाँ पर दिया है कि कितना नंबर पेज पर ये मिलेगा, ठीक ना। सुनिए, आप पूछ रहा है कि पीतल एवं तांबों के बर्तनों में आपको खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाने चाहिए। पहले सुन लीजिए। अब तो कहता है कि पीतल एवं तांबों के बर्तनों में दही चाहे आपको कोई खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दही में मौजूद होते हैं अम्ल, और वो भी होता है आपका लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल अभिक्रिया करता है तांबे के बर्तनों से, चाहे आपको कोई धातु का बर्तन होता है अगर आपको अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद हानिकारक पदार्थों का निर्माण करता है, यानी विषैले पदार्थों का निर्माण करता है और यौगिक के रूप में बनते हैं, जिसके कारण से उस पदार्थों को खाने लायक नहीं रख पाता है, यानी कि पदार्थों उसमें से रखने वाले जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। पूछेगा प्रश्न आपसे कि तांबे और आपके जो धातु के बर्तन होते हैं उसमें आपको खट्टे पदार्थ जैसे हो गया आपका दही हो गया, चाहे अचार हो गया, चाहे कोई आपका खट्टा पदार्थ हो गया, नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दही और खट्टे पदार्थ जो होते हैं उसमें अम्ल होता है और दही में होता है लैक्टिक अम्ल होता है। चाहे आप कोई खट्टे पदार्थ लीजिए, उसमें कौन सी मात्रा पाई जाती है? अम्ल की मात्रा पाई जाती है। और जैसे उसे कोई बर्तन में रखा जाए, चाहे आपका धातु का बर्तन हो गया, चाहे आपका कोई इस तरह से आपको पीतल का बर्तन हो गया, तो उसमें रखेंगे जैसे ही तो अभिक्रिया करता है धातु के बर्तनों से अम्ल जैसे धातु के बर्तनों से अभिक्रिया करता है तो खराब पदार्थ का निर्माण कर देता है, जिसके कारण से उसे जो खाने वाला चीज़ें रखा जाता है वो खाने वाली चीज़ें क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इसलिए देखिएगा घर का आदमी चला खोलन का होलन चला के कि शीशा के बर्तन में रखलन बुआम उम रहेला तो ओकरा में जाकर रखलन अचार, देखे जा काहे रखलन, काहे ओकरा में खराबे न हो पाई, आ नहीं तो ऐसे तो ओकरा में खराब हो जाए। काहे ओकरा में जैसे अगर पीतल के बर्तन चाहे तांबा के बर्तन रखाई तो धीरे से वो खराब होकर पदार्थ खत्म हो जाए, खाई होते ना रही और कोनो खट्टा पदार्थ रही तब। और जैसे बर्तन वर्तन में से मीठा पदार्थ रह सके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस खट्टे पदार्थ क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है और धातु से अभिक्रिया करके तुरंत आपको एक विषैले युक्त एक खराब युक्त पदार्थ का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। कहता है धातु के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है। धातु की अभिक्रिया किससे बाबू करा दी जाए? अम्ल से अभिक्रिया करा दी जाए। तो पूछ रहा है कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें गैस निकलने वाली होती है हाइड्रोजन गैस। गैस निकलने वाली होती है हाइड्रोजन गैस। तो कहता है कि धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से करा दी जाती है तो गैस निकलने वाला था है आपको कौन गैस? हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया Zn के साथ करा दी जाए तो बन रहा है Na2ZnO2 प्लस के A2, यानी कि यहाँ पर गैस जो है यहाँ पर बन रहा है कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। अब सुनिए, कहता है कि इसकी जांच आप कैसे करेंगे? तो जांच करने के लिए कोई जुगाड़ ना है। आप एक मोमबत्ती के लीजिए, एक टुकड़ा मोमबत्ती को लहका दीजिए और मोमबत्ती के लहकाने के बाद वहाँ पर लेके जाइएगा तो फट फट की आवाज़ के साथ वो भाप ध्वनि के उत्पन्न करती है। और जब जैसे फट फट आवाज़ उत्पन्न होता है तो मतलब उसमें से गैस कौन सी निकल रही थी? हाइड्रोजन गैस। आप फट फट नहीं बजती तो हाइड्रोजन गैस नहीं, लेकिन आप मोमबत्ती के पास जैसे ही ले जाइएगा इसको अभिक्रिया करने के बाद तो फट फट की आवाज़ के साथ पप पप की आवाज़ के साथ जब बजती है तब वो इसका मतलब गैस का नाम हो गया हाइड्रोजन गैस। कहता है कि कोई धातु है यौगिक है आपको, ठीक ना, कोई धात्विक यौगिक है और उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ लिखा गया ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अगर साथ अभिक्रिया कराया तो बुदबुदाहट के साथ उत्पन्न होता है कुछ, ठीक ना। तो बुदबुदाहट के साथ उत्पन्न होता है तो पूछ रहा है कि इससे उत्पन्न होने वाली जो गैस है वो मोमबत्ती की गैस जो है वो बुझा देती है। फिर उसे क्या करते बुझा देती है? तो यौगिकों में कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण आपको लिखना है कि कौन सी उसमें गैस थी जो इसे बुझा दी और उस कैल्शियम क्लोराइड के साथ उसकी अभिक्रिया कैसे हुई। तो कैल्शियम क्लोराइड था, यहाँ पर ए था, इसका अभिक्रिया करा दी हाइड्रोजन क्लोराइड से। कह रहा था कि ये जो पदार्थ लिया गया था वो पदार्थ का नाम था क्या? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड और अभिक्रिया कराने के करा हाइड्रोजन क्लोराइड से। अभिक्रिया कराने के करा से हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने का अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अभिक्रिया कैल्शियम निकालेंगे, कैल्शियम क्लोराइड है कुछ कह रहा पहले। कोई धात्विक यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आपको तनु हाइड्रो कोई धातु यौगिक ए है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, ठीक है ना। हाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको? अरे हेलो
धातु आपका हो गया बाबू ये यौगिक है, इसका विक्रिया कराया जा रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तब अंतिम में नाम बोल दिया वो धातु जो यौगिक है ये नाम क्या बोल दिया है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड वहाँ पर ना बोले, कैल्शियम कार्बोनेट ना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है वो गलती से लिखा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो गया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का विक्रिया केकरा से कराया जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। वो बोल रहा है ऊपर में केकरा साथ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप कैल्शियम क्लोराइड बना CO2 पास के H2O बन रहा है। तो इस तरह से विक्रिया इसको दिखाया गया और नीचे में आपको क्या समीकरण के द्वारा दर्शा दिया गया, जो बातें बोल रहा था वो बातें कर दिया गया। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ विक्रिया कर दिया हाइड्रोक्लोराइड गैस के यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के, अतः बना CaCl2 CO2 प्लस के H2O। बात दिक्कत है कुछ नहीं, जैसे जैसे बोल रहा है। देखिए हाँ भाई आप देख लिए पेज नंबर क्या कह रहा है 27, जाके पेज नंबर 27 पे NCERT को लटिएगा, ये प्रश्न होगा। कर रहे हैं ClHNO3 जाके देख लीजिए, जो नंबर पेज है पेज नंबर जाके देख लीजिएगा, पेज नंबर 27 है, पेज नंबर 27 पर आप देख लीजिए कि यही प्रश्न पूछा होगा, हो बहु प्रश्न, ठीक है ना। तो जितना प्रश्न पूछ रहे हो प्रश्न का अपन नंबरिंग किया हुआ है, किस पेज नंबर पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पेज नंबर 27 पर है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि HCl और HNO3 इत्यादि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण के प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज यौगिक के विलयनों में अम्लीयता अभिलक्षण नहीं पाया। सुनिए एक बात बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि HCl है आपका HNO3 है, HCl है और HNO3 कह रहा है कि जलीय विलयन जो होता है इसका अम्लीय विलयन प्रदर्शित करता है। इसका जलीय विलयन रहेगा HCl का चाहे HNO3 का, तो इसका अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है। जबकि एल्कोहल का कर रहा है ग्लूकोज का, किसका कर रहे हैं, एल्कोहल का और क्या के ग्लूकोज के, ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते, यानी अम्लीयता नहीं प्रदर्शित करते। सुन लीजिएगा बात बताते हैं आपको। जैसा ही कहा था अम्लीय क्या घास पीटे लगा, सुन नहीं था अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है, यानी कि जिसमें कहेगा अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करेगा। सुनिए जैसा ही अम्ल की बातें आएगा ना, अम्ल की बातें किसी में कहेगा अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है, सीधा सा बोलिएगा आंसर में H+ आयन देता है, सीधा बोल दीजिए कोई कैंसर हो गया। ये पार्ट में जैसा ही प्रश्न पूछता है कि अम्लीय अभिलक्षण चाहे अम्लीय है क्या है, छोड़ दीजिए, सीधा कहेगा H+ आयन देता है, काम खत्म। हाँ कहिएगा ना H+ आयन, हाँ बस H+ आयन देता है, काम खत्म, आंसर हो गया था 50% खत्म। तो कह रहा है कि जेना में कि अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है, तो सीधा से बोलिएगा कि यानी कि उस विलयन में H+ आयन उसमें से निकलेगा जब वो जल में घुलेगा। लेकिन जिसमें कह रहे हैं नहीं अभिलक्षण प्रदर्शित करता है, यानी कि उसमें H+ आयन का निर्माण नहीं होता है। तो आंसर हो गया ClHNO3, इसलिए उसमें अम्लीय अभिलक्षण देता है क्योंकि उसमें H+ आयन का निर्माण होता है। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे जो यौगिक होते हैं उनमें H+ आयन नहीं बनता, जिसके कारण से वह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते। बात क्लियर है। कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चलन करता है, आंसर हुए H+ आयन देता है, जिसके कारण से विद्युत का चलन करता है। खाली बोल दीजिए कि H+ आयन देता है, बस होकर आंसर खत्म, वही बोल दीजिए। देखिए लेकिन ये बात आपको पता तब चलेगा जब इसको ज़्यादा अध्ययन कीजिएगा तब, नहीं तो आप इस तरह से नहीं जानिएगा कि कैसे आंसर हो जा रहा है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, सीधा से बोलिए कोई अम्लीय के बाद कहा, बस कहने H+ आयन देता है, चाहिए H+ आयन का निर्माण होता है, बस आंसर है। क्योंकि वो जल में डाला जाता है, टूटने के बाद उसमें में हाइड्रोजन रहता है, जिसके कारण से उसमें क्या देता है H+ आयन, और जरा में हाइड्रोजन रहबे ना करेगा वो देगा कहाँ से, और जरा में अगर आपको रहेगा भस्म रहेगा अच्छा रहेगा तो ओकरा में देगा OH+, ठीक है ना, H+ और OH+, दोनों बातें देगा। और शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो होता है लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदल पाता है, रंग को नहीं बदल पाता है, यानी कि अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित न करेगा। वही बोल रहा है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है और उसको रंग को नहीं बदल पाता है, क्यों, तो वही सीधा से बना शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो होती है लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है, क्योंकि उसके जल की अनुपस्थिति में वही H+ आयन का निर्माण नहीं करता है। ये इतना बात याद रखिएगा कि जो किसी में H+ आयन निकालना होगा, कोई आपको पदार्थ है, कोई आपका यौगिक है, उसमें H+ आयन निकालना होगा तो उसको जल में डालिएगा तभी निकल पाएगा। तो सीधा से बोलेगा सूखा है, एक मतलब में जल नहीं है, तो जैसा ही कहा सूखा तो मतलब में जल नहीं है, जल नहीं रहेगा तो H+ आयन देवे ना करेगा। यानी कि अम्लीय करा में गुण रहते हुए भी अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा जब उसमें जल नहीं रहेगा, यानी कि सूखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ओकरा में H+ नहीं देगा क्योंकि उसमें जल का निर्माण, जल मतलब उसमें नहीं है, और जब जल वही रहता है तब उसमें से H+ आयन का निर्माण हो पाता है। लेकिन जब सूखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसलिए उसमें H+ आयन का निर्माण नहीं होता, जिसके कारण से उसके लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहेगा आपको कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक चाहे कोई शुष्क करे कि ओकरा में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, से करेगा लिटमस पत्र पर रंग नहीं बदलता है, क्यों, तो सीधा से बोलिए कि जलीय विलयन रहेगा तभी जाकर जल रहेगा तभी जाकर उसमें H+ आयन देगा, और सूखा रहेगा तो इस तरह से नहीं देगा। तो सूखा बोल दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब जल नहीं है, तो जल नहीं तो H+ आयन देगा कहाँ से, नहीं देगा। तो H+ आयन का निर्माण तब होता है जब किसी भी तत्व चाहे किसी भी यौगिक को जल में डाला जाता है तब, और जब सूखा ही लेता है क्या देगा, कुछ देगा ना, तो करे कहता है ना बोलम। सुना या कहता है अम्ल को तनुकृत करते समय उसमें अनुशंसित उसको शंका क्यों की जाती है
कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। अम्ल को केकरा मिलाना चाहिए? जल में। यानी कि एगो बाल्टी है, बाल्टी में है ऊपर ओकरा में जल, तो ऊपर से आप अम्ल डालेगा तो कोई घटना नहीं घटेगा। लेकिन एक बाल्टी अम्ल है और ऊपर से 2-4-10 बूंद ऊपर से जल डालेगा तो घटना घट जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे में अगर बाल्टी में एक बाल्टी रखा है अम्ल और ऊपर से डालिएगा इधर से जल, तो करा से उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होगी, विस्फोट हो जाएगा, जिस कारण से आपके क्षति हो सकता है, आपके कपड़े जल सकते हैं, आप जल सकते हैं, क्योंकि उसमें से क्षेपीय अभिक्रिया होगी। ठीक है ना। लेकिन अगर ऊपर से आप अम्ल डालेंगे तो कम मात्रा अम्ल के जिस कारण से उसमें क्षेपीय अभिक्रिया उतना ना हो पाएगी जितना कि तेजी से अगर बड़का में रखल जाओ अम्ल और छोटका रहो जल पानी रहे। इसलिए उसे कहा जाता है कि अनुशंसित करना चाहिए, क्योंकि जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा रहेगी जल की तुलना में तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया बड़का हुई और उन्हें से क्षति पहुंचाई ढेरका मात्रा में। इसलिए क्षति से बचने के लिए उसमें क्षेपीय अभिक्रिया बहुत तेज न हो पाए, इस कारण से अम्ल को हमको जल में डालना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो मात्रा किसकी कम होनी चाहिए? जल की कि अम्ल की? अम्ल की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्षेपीय अभिक्रिया कम हो पाएगी। ठीक है ना, क्षति यहाँ पे कम हो पाइएगा। कह रहा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय हाइड्रोक्लोरिक आयन जो होते हैं H3O+ की सांद्रता पर कैसे प्रभावित हो जाती है? तो सीधा से बोलिएगा, जैसे ही प्रभावितों के बात कहेगा अम्ल में तो कहेगा H+ आयन की संख्या कम, H+ आयन की संख्या ज़्यादा, बात सीधा खत्म। तो कह रहा था कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय यानी कि मिलाते समय, जब मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ के सांद्रता जो होती है कैसे प्रभावित हो जाती है, यानी कैसे कम बेसी हो जाती है? तो बोलिएगा सीधा, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय यानी कि अम्ल के विलयन को जैसे तनुकृत किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उसमें हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता होती है H3O+ में, वगैरह प्रति इकाई में आयतनों में कमी हो जाती है। किसके? OH- की उसमें कमी होती है, जिसके कारण से उसमें क्या होती है? उसके सांद्रता में कमी हो जाती है, यानी कि उसके द्रव्यमानों में कमी होती है, उनके आयतनों में कमी होती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जैसे उसको तनुकृत किया जाता है तो उसमें OH का माइनस जो होता है उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। बात क्लियर है? यही अम्ल रहता था, क्या कहा था? H+ उसमें निकलना शुरू हो जाता है, तब उसके सांद्रता में क्या होगी? कमी आएगी। कह रहा है दे बोला क्या है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड जो होते हैं आयन OH के माइनस सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? बात वहीं बोल देना है कि कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं, तो अधिक क्षारक मिलाते हैं तो मतलब ऊपर से डालते कहाँ है? OH का माइनस। ऊपर से क्या डालते हैं? OH का माइनस। क्षारक का मतलब हो गया भस्म में, तो आप डालते हैं तो कह रहा है कि उसकी सांद्रता कैसे बढ़ जाएगी? तो जब Na से दियाई एगो और ओकरा में कोई पदार्थ तो ओकर मात्रा तो बढ़बे ना करें, तो ऊपर से अगर क्षारक आप मिलाते हैं तो उसमें सांद्रता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उसमें से OH- के मान ज़्यादा हो जाते हैं। सांद्रता का मतलब गाढ़ापन, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन। तो कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के अधिक सांद्रता क्यों हो जाती है? क्योंकि पहले से तो एगो अपन क्षारक है और ऊपर से क्षारक डाल दे रहे हैं, ऊपर से क्षारक जब डाला जा रहा है तो उसकी सांद्रता और क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और दूसरा प्रश्न सुनिए क्या कर रहा है, ये अभी विलयन दिया गया है जिसका pH मान एगो 6 है, एगो pH मान का है 8 है कि 8 है ना 7 है, pH मान का है 8 है, एक विलयन pH मान 6, एक विलयन का मान pH मान 8 है। पूछ रहा है कि इसमें विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, किसकी सांद्रता अधिक है? किसके सांद्रता अधिक होगी? हाइड्रोजन आयन के मतलब H+ की। तो पहले छठा में कौन अम्ल है कौन क्षार है? तो जेकरा में अम्ल होगा में H+, जेकरा में ना होगा ओकरा खत्म। तो देखिए 8 वाला तो सही हो गया क्षार और 6 वाला हो गया अम्ल, यानी कि बात हो गई इसके हिमें तो OH+ देगा, तो ये घटना तो खत्म हो गया। एक मतलब भाई एक आंसर हो गया। उदासीन में 7 याद ना है? हाँ उदासीन तो ये तो घेवना देगा, कुछ ना देगा, सीधा सा। शादी करे का मन नहीं, शादी हो तो दी कुछ हुए ना, शादी वाला क्षमते नहीं कहता मैं, तो शादी भैया का कोई पैदा हो ना हो तू हल बेकरा में। ठीक ना। तब बोलिएगा विलयन का pH मान 1 है 6, विलयन B का मान है pH मान 8। तब पूछ रहे केकरा में H+ आएंगे सांद्रता ज़्यादा देगी, किसमें H+ आएंगे सांद्रता ज़्यादा होगी? जेकरा में अम्लीय विलक्षण ज़्यादा होगा, तो अम्लीय विलक्षण ऊपरला में ज़्यादा है, निचला तो सही क्षारीय है, तो आंसर सही खत्म। एक मतलब pH मान 6 वाला विलयन A के सांद्रता क्या होगी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। B वाला तो सही क्या है आपको? क्षार, तो इसकी कोई बातें ना करना है। बात क्लियर? चलते हैं आगे। पर है कि H+ आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर प्रभाव पड़ाता है। हाँ पड़ाता है, कैसे कैसे? तो सुनिए बाबू बात बताते हैं। कहता है कि H+ आयन है यानी कि हाइड्रोजन आयन है, इसकी सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कहता है कि जैसे हाइड्रोजन आयन होगी तो आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन का अधिक अम्ल होता है। बात एक शुरू से बताई कि जब H+ आयन की मात्रा बढ़ेगी मतलब विलयन जो होगा अम्लीय ज़्यादा होगा, H+ आयन की मात्रा कम होगी तो विलयन की मात्रा विलयन को अम्लीयता की मात्रा क्या होगा? कम होगा। तो कोई पूछता है किसी विलयन के लिए ओकरा में H+ आयन की सांद्रता अधिक है मतलब विलयन अम्लीय ज़्यादा है कि कम है? बहुत ज़्यादा है।
यानी कोई चीज़ का अम्लीयता उस पर निर्भर करती है हाइड्रोजन आयन की संख्या पर। तो जेकर हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा तो सांद्रता उसका अम्लीय ज़्यादा, और जेकर हाइड्रोजन आयन की संख्या कम तो सांद्रता उसके कम। तो पूछ रहा था कि आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विलयन प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, तो हाँ पड़ता है। कहिए कैसे, तो H+ आयन की संख्या ज़्यादा तो उसकी सांद्रता का मान ज़्यादा, और जब उसके H+ के मान होता है कम तो सांद्रता के मान कम। कह रहा कि क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो क्षारकीय विलयन H+ आयन, क्षार में H+ आयन बेटाई। देखिए कि क्षारकीय विलयन में दो बात पूछ ले, देखिए एगो कि क्षारकीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता पाई जाती है? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होती है? H+ आयन क्षारकीय होता है परंतु इसकी सांद्रता OH- होती है, आयनों की सांद्रता से कम होती है, इसलिए क्षारकीय होता है। सुनिए बातें का बताते हैं। कहता है ना कि अगर क्षारीय कोई विलयन है ओकरा में H+ पावल जी, पावल कहे ना जी, शादी फिर बाद दोनों जना गठबंधन के सरकार बना के बनन जा, H+ के आपका माइनस हो गया होला, तो बोलिएगा तो एकरा में दिखाई देता ना वो बा H बा, ओकरा में कहता कि हम H बाई, लेकिन कहता साथे में बाई, कोई दिक्कत ना। तार हम अकेले रही तो ने बाहुबल रही, लेकिन तू बाहू तो तू ही ने बाहुबली रह, तारा चलते हमारा दबदबा का रही कम रही, तो इनका दबदबा कम रखे के चलते का बेचारा के ओकर लड़का के ओकरा में मान मौजाद ज़्यादा नहीं के, मान मौजाद के करबा लड़की के ज़्यादा बा, एक मतलब अपन ससुरारी गइल बा, ससुरारी में तहार ना चलती चली, चलती उनकर चली के कर जे नैहर के भाई उनका, ठीक है ना। तो यहाँ से हाँ बोलिए तो वो तक झाड़ू ले पीटी रात भर, कोई दिक्कत नहीं के H+ आयन के सांद्रता। तब पूछ रहा है कि क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, लेकिन बात ये होता है कि शादी भैया के बाद ससुराली जाएंगे तब आपका दबदबा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका घरे गिर बड़ा ढेर बोलो तो पीटा स्टार्ट करिए यार, ठीक है ना। ऐसे H+ आयनों की सांद्रता वहाँ पर H+ आयन की सांद्रता है, लेकिन उनका तुलना में क्या है? कम है, ठीक है ना। अब अगला पूछ रहा है कि कोई किसान है, आपके खेत की मृदा के लिए कोई किसी परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चुना, सुनिए एगो बूझल चुना एगो कैसन रही? बिना बुझल चुना। कहीं बूझल चुना केना कहिए? तो जेवना में पानी डला गई तो बुझ गई, जेना में पानी नहीं डलाइल हो बिना बुझल बा, माने सुखाइल बा माने बिना बुझल बा, आ जब भींज गई तो मतलब पानी में चल गई। तब बुझा हुआ चूना मतलब ओकरा में पानी में डाल दिया गई, आ जब सूखा चूना मतलब पानी में नहीं डाला गई, ठीक है ना। जब पानी में डाला गई मतलब का बुझ गई, आ जब पानी में नहीं डाले तो बिना बुझल सूझ गई। पूछ रहे हैं कि कोई किसान है, आपके खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बुझा हुआ चूना डालेगा? तो सीधा सा बात है, बुझा हुआ चूना डालने का मतलब क्या है? अम्लीय है कि क्षारीय है? अरे बुझा हुआ चूना तो ना मालूम है, भास्मिक होता है, क्षारीय। कह रहा है कि कोई किसान की मृदा किस परिस्थितियों में बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को डालता है। अब बुझा हुआ चूना जो कैल्शियम ऑक्साइड या चक जो होता है उसका उपयोग करेगा। तब बातें बात कोई किसान के खेत की मृदा जो है अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना ऑक्साइड बुझा हुआ चूना या चक का उपयोग करता है, उदासीन बनाने के करता है। सुनिए बात का बताते हैं। कहीं बात का तो करा में कह रहा है कि कोई किसान खेत के अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, अब बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करता है। यानी कि ओकरा में जब डालता है कोई किसान अम्लीय परिस्थिति उसके उत्पन्न हो जाती है तो ऊपर से डाला। तो देखिए बात का बताते हैं, अम्ल हो गया, भस्म यानी कि क्षार हो गया, और जब दोनों अभिक्रिया करता है तो मिट्टी को कैसे करता है? उदासीन करता है। उदासीन करता है तो यानी कि जब आपकी मिट्टी का मान उदासीन रहेगा माने pH मान 7 रहेगा तब जाके उसमें फसल का ढंग से उगेगा, यानी फसल ढंग का होगा। और जब अम्लीय हो जाएगी तब भी दिक्कत है, जब क्षारीय हो जाएगी तब भी दिक्कत है। एक बात बाबू अपने से बताइएगा थोड़ा, भाई किसान डाल रहा है आपको चौक डाल रहा है, चौक खाली डाल रहा है यानी कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहा है, मैंने बिना बुझा हुआ चूना मैंने बुझला बिना है ओकरा के जब डालेगा एक मतलब कि आपका खेत जो है अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय है, क्योंकि वहाँ पर क्षारीय उपयोग करा है यानी कि भस्म का उपयोग करा है। और जब अम्ल विक्रिया करी क्षार से तो खेतवा के मिट्टी का बना दी, उदासीन बना दी, और तब ओकरा फसल उगावा, एक नंबर के फर्स्ट ग्रेड के फसल होगी, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा मिट्टी का उपयोग, जब मिट्टी है उस मिट्टी पर काली चूना का उपयोग कब करता है? जब उसकी मिट्टी की अम्लीयता हो अधिक हो जाती है तब। कहेगा कोई को जो डाला जाता है आपको जो काली चूना है वो क्षारीय होता है कि अम्लीय? क्षारीय होता है। जब वो क्षारीय होगा तब खेत की मृदा अम्लीय होगी, और जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो मिट्टी क्या कर देंगे? उदासीन बना देंगे। बात क्लियर है? चलिए ये सब एनसीईआरटी के प्रश्न है। कह रहा है कि प्रचलित नाम बता दीजिए। प्रचलित का मतलब चलचित मतलब जौन चलता। CaOCl2 का नाम मस्त एकदम बहुते प्रश्न है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण, आज ये बाबू बताते हैं। कह रहा है CaOCl2 यौगिक जो है उसका प्रचलित नाम बता दीजिए, चर्चा में नाम होकर चर्चा शिव चर्चा वाला ना, ये चर्चा ये है चर्चा के बात कहता, ठीक है ना। तो कह रहा है CaOCl2 यौगिक के नाम प्रचलित बता दीजिए कि प्रचलित नाम क्या होगा? तो इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण।
क्या नाम होता है? विरंजक चूर्ण। अब कह रहा है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाते हैं। वो पदार्थ का नाम बताना है जो शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी कि CaOH का वोल्ट बाई। CaO है तो मतलब का बिना बुझल चूना, लेकिन एगो लिखा हुआ है शुष्क बुझा हुआ चूना। सुखाइल में मतलब जल, शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब जल की मात्रा नहीं रहेगा, तो CaO का हो गया, CO का हो गया। एक में जल के मात्रा सुखाइल बाटे। तो पूछ रहा था कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाएगा? विरंजक चूर्ण बनाएंगे, COCl2 बनाएगा, COCl2, यानी कि वो अभी पदार्थ का नाम है CO। उस पदार्थ का नाम है CO, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी कि ओकरा में अभी जल मिलल नहीं, कभी शादी भइल नहीं, के अभी बिना शादी के बनल, ठीक ना। आज अभी शादी भइल बा लेकिन एगो से भइल बा, दूगो के चक्कर में रहन, ठीक ना। आ जाए ना अब, हाँ 2 गो भौरी रहे तब 4 गो भौरी बना के 4 गो बिया करिए, ठीक है नहीं। कह रहे बाबू सुनिए, अब दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कठोर जल को मृदु जल करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग क्यों किया जाता है? बात सुन लीजिए क्या कहला है कि अगर कठोर जल है ना, कठोर जल का मतलब कैसन जल कहता है? खारा जल। अब मीठा बनावे खातिर ओकरा में सोडियम यौगिक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सीधा सा बात याद रखिए कि जब कह रहा है खारा जल है, खारा जल खारा, अगर मीठा बना कर सोडियम कार्बोनेट का, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि आपका सोडियम जो धोने का सोडा होगा, आपका क्षारीय होगा, वो अभिक्रिया करता था, उसे क्या बनेगा? अम्लीय न बनेगा। लेकिन सुनिए बात क्या कहता है, कठोर जल को मीठा बनाने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो बोलिएगा हाँ, बोलिएगा हाँ। सोडियम यौगिक होता है कौन? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं धोने का सोडा। अब अगला सुनिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला आ गया सोडियम है, अच्छा हाँ, अब से रुक जाओ। कह रहा है कि कठोर जल मतलब कैसन जल? खारा जल। कहता खारा जल बनाए खाते, खारा जल बाटे नीचे बा ऊपर कर दो, हाँ देख लिए बाबू। कठोर जल है, कठोर जल मतलब कैसन जल? खारा जल। तो मीठा जल बनाए खाते सोडियम के यौगिक का उपयोग किया जाता है। हाँ, सोडियम के यौगिक उपयोग किया जाता है। और सोडियम के यौगिक होते हैं सोडियम कार्बोनेट। कौन होते हैं? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि धोने का सोडा। ये पूछ रहा था, प्रश्न पूछ रहा था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? उस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा नाम खाने का सोडा ना, याद पड़ता हो, खाए वाला सोडा। अब बताइए नहीं, खाए वाला तो ऐसे या धोवे वाला तो ऐसे, बात याद रखिए कुछ। तो बोलिए बाबू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को क्या करें? यहाँ पे गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करके आप दिखा दीजिए समीकरण बना 10 NaOH आपको दिखाई दे रहा है, खाने का सोडा है। गरम कर दिए, गरम के लिए बिछड़िए जो ना, बिछड़िए तो बिछड़ा Na2CO3 H2O प्लस के CO2, मतलब जे आई रहे शादी में, अब मिलला के बाद जे बनल, अब टूटी तो सभी को ना लगे होई, तू चल लगे हम चलिए लगे, जे रह लगे, जैसे शादी बेर वो सतह सतह अपन हो जाएगा। तो सतह हो गए यहाँ कहा कहता है प्लस माइनस, 2 जना शादी एक में रहे। हाँ आई के हिताई को नहीं खाता, चले जा तू अपना देना हम अपना देने, चले जा। हाँ तो इस तरह से टूट के बना दिया। तब आपको कौन था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसे गर्म किया गया तो गर्म करने के बाद क्या बने? Na2CO3 प्लस के H2O प्लस के CO2। इस तरह से अभिक्रिया होकर संपन्न हुई। क्या हो गया निर्देश कहिए नहीं। अब अगला प्रश्न सुनिए बाबू क्या करा। प्लास्टर और पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया। सुनिए प्लास्टर और पेरिस के अभिक्रिया केकरा साथ पूछ रहा है? जल के साथ। सुनिए प्लास्टर और पेरिस का अभिक्रिया, प्लास्टर और पेरिस का सूत्र सुन लीजिए। CuSO4 × ½ H2O। याद रखिए सूत्र क्या होता है? CuSO4 × ½ H2O मतलब 1/2 H2O होता है। तो कह रहा है इस अभिक्रिया के साथ समीकरण लिखिए प्लास्टर और पेरिस के केकरा साथ में? जल के साथ में। तो जल के साथ अभिक्रिया करके CaSO4 के होल्ट वाइज इधर से H2O जो जिप्सम बनाता है। बात सही है। अब आज अभ्यास के प्रश्न, अब एक नंबरिया जैसा नाम चलता, ठीक है बताइए जाता नहीं। हाँ पूछते हैं बताइएगा। कह रहा है कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र कैसन कर देता? ले घटना घट रहा है। लाल लिटमस पत्र कैसन? नीला। तब पूछ रहा है उसका pH मान कितना हो सकता है? कुछ ना कहना 10। रुकिए ना, उतना करना है, ऑप्शन ना देखना है। 700 बना एक नंबर, 1 बार 4 बार 5 बार में 10 बार 700 ऊपर छोड़ दो जाए। एक की तो घटना घटी 6 पर, तो 6 से कम हो या नहीं तो 6 से ज़्यादा है, बीच 7 हो ना। तो देख लो में 6 से ऐसे हुई, अब नहीं कहते 7 हो कि 6 हो, कुछ नहीं देख ला। ओमे कुल को हो 6 से कम आ एगो कोई 6 से ज़्यादा। रुक जाइए 7 ले ज़्यादा नहीं तो 7 ले रुक जा जेन ओकरा में भीन लगी कि तो 7 ले कम हो एगो होई, आ नहीं तो 7 ले कुलिए ज़्यादा होई। तो जेन ओकरा में भीन लगी ना उहे ओकर आंसर। तो
सब 7 ले कम बा देखो ऊपर ला, लेकिन 7 लड़का बा ज्यादा बा, मतलब ये आंसर हो गया। अब छोड़ा जाए का होई का ना, खत्म काम, चला जाए ऑप्शन नंबर डी। तो जीवन विशेष लग जाए, विशेष चुने के करल बा 7 ले, 7 से कम कुल एक दिन बढ़ जाए, 7 से एगो ज्यादा खाली बा तो वह कौन आंसर। अब असही अम्लीय के बात कह देते तो 7 ले कुल मन में का रही ज्यादा आ एगो 7 ले का हो जाए कम, तो वह कर ऑप्शन सीधा बुझाता। तो ऐसे टिक मारला बा। आइए बगिला कह रहा है कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है। अंडा के देखल बड़े अभिक्रिया ऊपर उजर पत्ता परत रहेला, तो अभिक्रिया करता गैस उत्पन्न करती है, जैसे चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो उस पदार्थ के नाम क्या होगा, तो उससे गैस का पूछा है। कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच के अभिक्रिया करता है। कोई आपका पदार्थ है, वो पदार्थ के क्या अभिक्रिया करता है, अंडा के जो कवच उजर का बाहर करेला ओकर से अभिक्रिया करता है, एक गैस को उत्पन्न करता है, तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो उस विलियन का क्या होगा, तो उस विलियन कौन सा होगा, तो विलियन होगा आपके HCl। कौन सा विलियन होगा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, ठीक ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आइए फिर कह रहा है कि कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलियन का HCl के 8 ml विलियन का पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हाँ हमें NaOH के उसी विलियन के 20 ml है, तो उदासीन विलियन के HCl के विलियन की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी, तो 16 ml निकालने वाला है, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक ना। आ जाइए अपच के उपचार। आपका खाना ना पचल है, खाना ना पचल है, खाना का पचाने का जुगाड़ आप बता दीजिए, वह पूछ रहा है, तो सुनिए। आ जाइए अपच के उपचार, यानी कि आपका खाना नहीं पचा हुआ है, तब खाना नहीं पचा हुई इस स्थिति में आप कौन किसका उपयोग कर सकते हैं, एंटीबायोटिक के, एनाजेसिक के, एंटासिड के, एंटीसेप्टिक है। तो ये एंटीसेप्टिक हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, ये सब लड़ने वाला है, आपके पीड़ाहारी हो गया, दर्द को हरने वाला है, ये आपके प्रति अम्ल हो गया एंटासिड। तो देखिए ये देखिए एक इंग्लिश शब्द है एंटासिड, एक लिखल प्रति अम्ल। तो जब आपका अपच हो जाता है मतलब अम्ल की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई, अम्ल की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। तो इतना जान जी कि लोहा के काटने वाला लोहा ही होता है, तो जेकरा में अम्ल लिखल होगा ओकरा के मतलब अम्ल काटेगा। तो देख लीजिए के नाम अम्ल लिखल है, तो जेना में अम्ल लिखल ओकर आंसर, तो अम्ल के नाम लिखल है प्रति अम्ल, ओकर आंसर तो ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिए जब अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो अपच होगा, और जब अपच होगा मतलब अपच को अम्ल की मात्रा बढ़ी मतलब अम्ल उसको क्या करेगा, कम करेगा, काटेगा। तो जिसमें अम्ल लिखा है वही क्या हो गया आंसर। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले समीकरण तथा उसके बाद संतुलित कीजिए ना। शादी वाला फिर बात यही में कर दिया, आज ये शादी फिर से करा देते हैं, कब शादी करा दिए ना आज तार के कर शादी। तो ये सब अभी डुप्लीकेट में शादी होता ना, साचो में तब खाजा बता सनाई थी क्या। सुनिए बाबू क्या कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु का मतलब पंचुचुर, तनु का मतलब पंचुचुर, पंचुचुर सल्फ्यूरिक अम्ल है, अगर दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता अल्लाह जा करा देता नहीं, जिंक हो गई दानेदार हो गई, आ तनु है क्या हो गई हाइड्रोक्लोरिक हो गई, हाइड्रोक्लोरिक आपको कौन है सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर अभिक्रिया करा दिया था, ZnSO4 बना प्लस के क्या बना H2 बना। अब बता दीजिएगा तो बाबू बात शादी करेले भाई, भागा भागे भइल बा कि एगो पर खाली एगो गइल बा, देखा जाए बा आई Zn प्लस के H2SO4 आई प्लस के बा ना, आई प्लस का 2 माइनस के, आई कहता अकेले हम 2 जनी के रखले भाई, आई कहता हम एगो जनी के ना, तो तारा से बढ़ियार ना भाई, तो बढ़ियार में तावा ने ZnSO4 बनल के का बनल H2 बनल। तो एकरा का कर बेचारा कबेले 2 के साथे रहे, के रहे 2 के साथे हाइड्रोजनवा। अब कहता बड़ी तो 2 के साथे भइले, अकेले बढ़ियार ना रास्ता रहले, लेकिन अब हम तोरल बढ़ियार आ गेल, तो का कहे Zn के साथ अभिक्रिया करत आ ZnSO4 बना दलत, आ तू कहता जैसे अब हम रही ना वैसे अब तू हो जो, तेरे से बन गेल के H2 अलगे हो गई। इस तरह से ZnSO4 आ प्लस के बना का बाबू H2। अब आजिए दूसरा करे कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि पंचुछुरा बा। अब असहू कह देता तनु बाई, तनु मतलब कमजोर बाई, आ हयो तनु, आइयो का कहले बा तनु। जब पंचुछुरे बा सब आवे तो पंचुछुर बा मतलब काम करे के क्षमते नहीं के, तो क्षमता वाला ज्यादा चाहिए ना उनकरा। अब टिकाऊ लिहन कब जब उनकरा में क्षमता रही ज्यादा तब आ जा तनु हाइड्रोक्लोरिक आपको अम्ल हो गया। अब मैग्नीशियम का पट्टी के साथ अभिक्रिया करा दी गई, यानी मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करा दी गई, ठीक ना, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करा दी गई, तब इसके साथ अभिक्रिया सुन लीजिए। अब देखिए वीडियो ठीक चल रहा है ना, हिलाना ना है, हिलाना ना, हाँ चला। तो आपको देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया दूसरा था ना, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किसका अभिक्रिया, मैग्नीशियम पट्टी के साथ, सीधा सोचिए मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो अब आज मैग्नीशियम का पट्टी हो गया, इधर से क्या हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H प्लस आई क्या हो गया माइनस हो गया Cl पर, ठीक ना। अब कह रहा है कि हमू एगुड़े या तुम एगुड़े दोनों के साथ में, लेकिन कहती है कब तब तार जो राम जब तारा पूरे पैसा हमारा
अगला के ढेर नहीं के पैसा तब, लेकिन अगला पैसा लाई न भेटाई तब उनका बुरी चल दे तले बेचारा ओकरा गलती से मैग्नीशियम भेटा गई तो चल अब तारा तो छोड़बे करब। चल MgCl2 बने आ तू जा होने लात मार के भगा दिलस कि पैसा नहीं के, ये सब पैसा वाला आदमी बना जा, पैसा ला रह तबे तारा कोई पूछे नहीं तो लात मार के भगा वाला ढेरे कोई भेटा जाए। अब अगला सुनिए सानो सल्फ्यूरिक अम्ल का विक्रिया, हाँ पैसा है तो सब है, पैसा है तो सब है, पैसा ना है तो कोई ना। आपके साथ तब रहेगी जब आपके साथ पैसा दूसरा का अगला के तुलना में कम है, आप पैसा ज़्यादा ना ज़्यादा तो अगला के देखेगी ज़्यादा वाला के, ठीक है ना। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विक्रिया जब का है तो एल्युमिनियम चूर्ण से, तो तनु लिखल है, तनु लिखल है मतलब कैसा पंचू छिरा आ गई तो पंचू छिरा सही पहले अब तारा तब तक कोई बिया जब बढ़िया नहीं के मिलत तब जब बढ़िया निकल भेटा गया भाई एल्युमिनियम क्या कहता आ जा हाइड्रोजन ऐसे तू अकेले कमजोर होकर दू हो के, अकेले कमजोर हो कब हो के दू हो के, तब क्या कहेगा तू बड़ी दिन हमारा रहा अब सारा काम छोड़ा भाव इन्हें से निकल के Al2SO4 होल थराइस इधर से बने टू आज आप तू दू के साथ अब हम रहो क्या तार से ढेर संपत्ति लागे भाग कर संग या संदूगो पहले दू गो जो रहना अब हम दू साथ क्या ढेर संपत्ति लगे हमें क्षमता बा चल गिला जा। अब है क्या ना जा तनु हाइड्रोक्लोरिक देखा से पंचुछुरा कहता, फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह चूर्ण के साथ, लौह चूर्ण के रेत के साथ जब कराया जाता है तभी क्रिया, तो सुन लीजिए ये आपका लौह चूर्ण हो गया HCl आ गया तो प्लस का हो गया बाबी क्या हो गया माइनस का हो गया। अब कह रहे ना हाइड्रोजनवा से बतिएगा वो लड़की से ना बात होगा, बात केकरा से होगा लड़का से बात होगा। देख तू ढेर दिन रहल बड़े काहे कि पैसा तोरा उतना रहे जानत ना रहे कि पैसा बाटे, लेकिन अब जानत है कि पैसा ला ढेर भेटा गया कि तो फिर क्या कही वो अपन बता चल तू चल ना अभी क्रिया करावल जाओ कहीं कहीं ना कि भाग हम कि ना FeCl2 है ना भाग के चल गए 2 ठीक है ना। तो हाई जन होके लिए सने कोनो जन भाग सकना चाहिए पैसा खाली मिले के चाहिए, ठीक है ना। इधर से FeCl2 बनल का A2 अब सुनिए बाबू आप पूछ रहा है कि एल्कोहल के एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में हाइड्रोजन होते हैं जबकि इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह क्यों नहीं किया जाता है। अब तारा के कहा था कि अगला लड़का है आ तारा में लड़का के गुण रहता ना अगला लड़का कही तो लड़का कहे सोचे लड़का ना कही लड़का तो वे कहता रे एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जो है कहता है कि इसमें हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन होकर सो जाए। अब कहा कि लड़कियों के बार लड़कियों के बार बका लड़का वाला लड़की काहे लगी ना ओकरा में क्षमता रहे के चाहिए लड़का वाला कि अगला के कमजोर दिल के ना पत्थर वाला दिल रहे चाहिए, दू आदमी बात बोले तो दू आदमी की बात सुने के पड़ी तब वो लड़का कही आ नहीं तो हिंकर नियन बन जाए कहा कि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसा यौगिक में तो हाइड्रोजन होकेला का हाइड्रोजन का सब लड़का काहे लगी अम्ल का लगी ना कहे तो वे पता है कि वर्गीकरण अम्ल की तरह क्यों नहीं किया जाता है। कब कह जी तारा में क्षमता रही तब ना अगला के बार का मतलब थोड़ा लड़का हो जी लड़की हो जी उनका में क्षमता रहेगी जो कैटेगरी के तो कहता है क्योंकि क्रियाकलाप द्वारा आप इसे साबित कर सकते हैं, ब्याह शादी करा सकते हैं, कराइए तब ब्याह शादी चलिए कराते हैं। तो आपको ग्लूकोज और एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल आपके मान लेते हैं, एक कर्क पर दो हटाइए कुछ ना करना है, इस सब प्रयोग के लिए ब्याह शादी ना कराना है, सीधा समझिए ना। कल है कि ग्लूकोज और हाइड्रो आपका ग्लूकोज है आपका कौन सा और है ग्लूकोज है और एल्कोहल है पर एक में अम्लीय विलक्षण क्यों प्रदर्शित नहीं करते हैं, यानी कि अम्ल की तरह से गिना क्यों नहीं जाता है। गिना इसलिए नहीं जाता है कि जल में करा डालला के बाद H+ आयन ना दे और जब H+ आयन दे दी तो कहते हैं अम्ल जैसा बाटे अम्ल जैसा नहीं खेकर मतलब H+ आयन ना देवेला मतलब अम्ल के जैसा व्यवहार ना करला। अगला पूछ रहा है कि आश्रित जल का विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है। आश्रित जल अरे बेचारा के बियाह करे का मन रही तब ना बियाह करी, बियाह करे का मन नहीं तो कहाँ से करी। देखा जबरी करे आज जबरियो हो जी तो कल कुछ हो थोड़े नहीं, वो बेचारा घर से भागले रही तक है। आश्रित जल मतलब है क्या ओकरा में क्षमते नहीं के ना वो लड़का ना लड़की हिया तो लड़का ना लड़के तो बियाह करा हो कुछ बियाह छूट के हो जाए साल भर के बाद ना। आश्रित जल विद्युत का चलन क्यों नहीं करता है। तो आश्रित जल विद्युत का चलन इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसमें से H+ आयन का निर्माण नहीं होता। जब H+ आयन का निर्माण नहीं होगा तो उसमें से आयनों का प्रवाह ही नहीं होता है। तो कहता है कि आश्रित जल जो होता है शुद्ध जल जो होता है इसमें विद्युत का चलन नहीं होता है क्योंकि विद्युत का चलन करने के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। और जब आयन ना बनी तो ढोए वाला के रही ना रही बियाह शादी हुई कब जब ओकरा में आयन रही तब यानी कि प्लस रही तब नहीं तो माइनस रही तब। और जब दोनों ना रही तो शादी हुई और गलती से हो गई तो फिर छूटा छूटी हो जाए। तो कहता है कि आश्रित जल जो होता है शुद्ध जल जो होता है ओकरा में चालन विद्युत का नहीं हो पाता है। आखिर काहे क्योंकि ओकरा में आयन के निर्माण नहीं होता है यानी कि रियलिटी में ओकरा में प्लस कौन है या माइनस कौन है बुझेबे नहीं करता है। तो जब बुझेबे नहीं करेगा अगर प्लस पहले से रहेगा तब तो इधर से माइनस भेजा जाएगा और जब पहले से माइनस रहेगा तब तो इधर से प्लस भेजा जाएगा। और जब पते ना है के तो कहाँ से होगा ओकरा में है ना है आयन तो होगा कहाँ से नहीं होगा। एक मतलब बूढ़ पुरानिया जैसा काम करला ना तक है से आयन का आवश्यकता नहीं होता। जबकि वर्षा जल में विद्युत का चालन हो पाता है जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन क्यों करता है। सुनिए
जे ज़्यादा घूमे वाला रही ना, जे ज़्यादा घूमे वाला रही ओकरा में आयन ढेर का पावल जाई। तो घूमे वाला टे वर्षा के जल उ चारू ओर घूमत रही, ओकरा में तनकी वर्षा के जल ओकरा में आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में पावल जाई। ये से ओकरा में विद्युत का चलन हो पाएला वर्षा जल में। लेकिन आसवी जब शुद्ध जल रही ओकरा में ना प्रवाहित हो पाएला, काहे कि ओकरा में आयन के निर्माण ना होकेला। ठीक है ना, का हो ऐसा पानी में ना अब कहता शुद्ध पानी एकदम शुद्ध प्योर एकदम शुद्ध। ऐसे प्योर शुद्ध बने के ना कोशिश करनी, ज़्यादा शुद्ध बन मत तारा के गलती कोई साबित कर लगी। सच में लड़का आके लड़की या तक नहीं कर देखिए बाबू काम बोलते हैं तनी अपन लूल लड़कन जैसे देखावल जाला, नहीं तो अगला कोई शादी कर कार लड़का आके लड़का शादी करे के लड़की ले तनी लूल लक्षण देखावत रह जाला तक यहाँ चेक करला पड़ जी। फिर कह सुनिए बाबू, जल की अनुपस्थिति में अम्ल के बहर अम्लीय क्यों नहीं होता? सुन लीजिए, अब बोलिए बिना अगुआ के शादी हो जाई क्या रे बोली? हाँ अरे रोजा सुनिए, जल की अनुपस्थिति में अम्ल के व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? अब सुनिएगा क्या कह रहा है बात। जल की अनुपस्थिति में बिना जल के पूछ रहे, बिना जल के अम्ल के व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो सुनिए आंसर में, जल की अनुपस्थिति में अम्ल के व्यवहार अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि जल की उपस्थिति में ही आपको H+ आयन का निर्माण होता है, ऐसे नहीं होता है। तो बात बोला कि जल ना रहे तो H+ आयन ना बनी कहता मतलब अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित ना हो कल जी का है कहीं कि जेकरा से बने वाला बा उहे गाय बात कहाँ ले बनी, जेकरा से बने वाला बा उहे गाय बात बनी ना। तो कोनो पदार्थ बा जब ओकरा के जल में डाला जी तो जल में पावल जाए हाइड्रोजन, जल में पावल जाला हाइड्रोजन, आ जल में हाइड्रोजन पावल जाला तो हाइड्रोजन निकली ओकरे में H+ से। तो जेकरा में डाल के निकालल रहे उहे खत्म बा, तो निकली कहाँ ले ना निकले, जेकरा कारण से H+ आयन निर्माण ना हो पाएला जब जल ना रहेला। तो जब जल रही तब अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित होई, आ ना रही तो ना होई, काहे कि ओकरे में ले H+ आयन देवेला, और जब जल ना रही तो H+ आयन दी कहाँ ले कहीं लेना। अब तक कहते ABCD 3 गो दिले भाई, आ सार्वत्रिक सूचक के जांच कीजिए जब pH मान 4 बा 1 बा 11 बा 7 बा 9 बा। कहता कौन विलयन है उदासीन, कौन विलयन है प्रबल, कौन है क्षारीय, कौन है अम्लीय। एक सब बात पूछले सुनिएगा बाबू, एक नाम प्रश्न बहुत ढंग के पूछले है। सुनिए आप क्या पूछले है, कह रहा है कि ABCD दिए गए आपको सूचक दिने के बाद आपको बताएगा pH मान कितना है। तो एक को दिया है 4, एक को दिया है 1, एक को दिया है 11, एक को कितना दिया है 7। आ देने के बाद ये बात का पूछ रहा है, 9 दिले है। तो अब कह रहा है कौन सा विलयन आपको उदासीन है? पहला उदासीन वाला मतलब 7 जे क्रम होगा, तो 4 1 7 क्रम से दिले, तो 7 क्यों ना कहे ABC वाला कहे कि D वाला कहे, D पर है। देखिए D वाला मतलब क्या हो गया उदासीन। आ प्रबल क्षारीय कौन है जी? प्रबल क्षारीय जेकर मान ज्यादा प्रबल क्षारीय। तो केकर मान ज्यादा 11 का मतलब कौन है से। अब पूछा प्रबल अम्लीय कौन है? जेकर मान कम pH मान कम। तो एक वाला के का है प्रबल क्षारीय, यानी कि ए वाला ए है B है ना, B है प्रबल का है क्षारीय। आ दुर्बल अम्लीय कौन है? दुर्बल अम्ल बाबू है प्रबल अम्लीय पूछ रहा था ना। आ दुर्बल अम्लीय मतलब जेकर ज्यादा हो, जेकर ज्यादा। तो देखा सुनिए बाबू, अब कह रहे हैं आपका प्रश्न कि ताज़ा दूध है ना, ताज़ा दूध मतलब तुरंत गारल दूध बाटे, आ तुरंत गारल दूध गाय भैंस मिलल बा, आकर pH मान 6 बा, ऐसे pH मान 6.4 या 6 पॉइंट के आसपास रहेला। तो 6.4 होता है तो उसका pH मान 6 दिले है, तब कहता दही बनी ना। तो अगर pH मान में परिवर्तन का हुई तो अपने से बोलिएगा दही खाटा होकेला दूध के तुलना में। एक मतलब pH मान कम होई कि ज़्यादा होई? कम होई। pH मान का होई? कम होई, यानी कि अगर pH मान घट के 6 से का हो जाए कम हो जाए। तो वह बात पूछ रहे हैं कि अगर pH मान परिवर्तन का होगा तो pH मान 6 से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, एक ग्वाला है ठीक है ना, ताज़ा दूध में बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है, मतलब रखे वाला कोनो बर्तन बा और ग्वाला में कौन चीज़ मिला दिया? बेकिंग सोडा मिला दिया, तब कहता pH मान में परिवर्तन का हुई। तब पूछा ताज़े दूध के pH मान 6 से बदल कर क्षारकीय क्यों बना दिया जाता है? अब बोलिएगा इन्हें से अगर क्षार मिला रहे हैं अब पहले से कुछ अम्ल है तो क्षार मिलेगा तो क्षारकीय तो होना जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत ना है। और दूसरा बोल रहा है कि दूध को दही बनने से अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि वो क्षार बन जाएगा, क्षार को पुनः क्या बनाएगा? अम्ल बनेगा, और तब ना दूध बनेगा, और दूध से बनेगा दही। तो दूध को दही बनाने में इस अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि पहले वो क्षारीय है तो क्षारीय को पहले अम्ल में बदला जाएगा, अम्ल बदलने के बाद उसे पुनः दूध बना जाएगा, जिसके कारण से उसमें टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। कह रहा है प्लास्टर और पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए? कुछ घटना घटत हुई तभी ना। और जैसे आर्द्ररोधी बर्तन आता है, बात है आर्द्ररोधी बर्तन मतलब जेना में वायु ना जाए, जेना में वायु ना जाए, एक मतलब ओकरा में वायु से दिक्कत बा ना। तो सीधा से बोलिएगा प्लास्टर और पेरिस जो होता है, प्लास्टर और पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में जेना में ऑक्सीजन का आवागमन हवा का आवागमन नहीं जाए
वैसे बर्तनों में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन पर कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वायु से प्रभाव पड़ता है। तो कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्र बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि आर्द्रता की उपस्थिति में ये क्या करता है, जल को अवशोषित करता है और ठोस पदार्थों को जिप्सम बना देता है, यानी कि ठोस बना देता है, ठोस पदार्थों को बना देता है। आपको ऊपर में बताया था विक्रिया प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही जल से विक्रिया कराते हैं तो जिप्सम का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए उसका आर्द्र बर्तन में रखा जाता है कि किस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस रखेगा आप पता चलता है कि बन कर तैयार हो जाएगा जिप्सम, आदम धड़ धड़ खड़खड़ा हो जाइए ऐसा ही। और इतनी मुलायम में जैसे ही विक्रिया करते क्या बन जाए, हार्ड बन जाए। सीमेंटो देख लो भाई सीमेंट, और ऐसे रही सीमेंट ना आज जैसे नमी मिलेला ना तो नहीं तो पता चला पखल बन जाला, तो वो एगो रूपये करे दिखाओ गई बा, ठीक है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? बात का उदासीनीकरण अभिक्रिया तो सुनिएगा। अम्ल मिललन, क्षार मिललन, आ बनैलस लवण प्लस के जल बनैलस। तो जब लवण और जल का निर्माण होता है अम्ल और क्षार को मिलने से, तो अभिक्रिया जो होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाते हैं। चले जाइए धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा। कहता है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बता दीजिए ना। तो कहता है धोने का सोडा जो होता है, धोने वाला सोडा, बात याद रखिए, धोने का सोडा पूछ रहे हैं, दिख रहा है ना। चलिए धोने का सोडा का, तो धोने का सोडा यानी कि कौन सा, धोबिया सोडा जिसे कहा जाता है, दूसरा नाम सोडियम कार्बोनेट का नाम है। खाने वाला सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है, बात याद है ना। सोडियम बाई कार्बोनेट एगो सोडियम कार्बोनेट, तो धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है कांच बनाना हो गया, साबुन बनाना हो गया, कागज के उद्योगों में इसका उपयोग होता है। किसका? सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि धोने का सोडा का। दूसरा इसका उपयोग होता है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, जैसे सोडियम का उत्पादन करना होगा तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। किसका? धोने का सोडा का। सुनिए अब सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है घरों के साफ सफाई करने के लिए होता है। तो घरों का आपको साफ सफाई ऐसे तो हर कोई जानता है कि धोबे वाला सोडा जो सरफ वरफ होता है, इसको जो कांच साबुन जो होती है बनती है, तो इसका उपयोग जो होता है साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। अब पूछ रहा है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, एगो बात याद रखिएगा, जल का अस्थायी कठोरता यानी कि जल एकदम पहले ही से कठोर है, कठोर का मतलब खारा है, तो उसके खारा से मीठा बनाने के लिए साफा करके मीठापन बना दिया जाए, तो ओकरा में उपयोग कल जाला धोए वाला सोडा के। केकर उपयोग कल जाला? धोए वाला सोडा के। अब आइए बेकिंग सोडा का उपयोग यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग होता है खाने की चीज़ें मुलायम बनाना होगा और स्पंजी बनाना होगा एवं खास्ता बनाना होगा। सास्ता निकले वो खास्ता लिखल बा, ठीक है ना। ये ना कि बेकिंग सोडा मिला के सास्ता बेचाई, सास्ता ना खास्ता लिखल बा, देखा तक हाँ मलपुआ ढगलपुआ सब है तक मलपुआ देखा जा। तो बेकिंग सोडा क्या कहता है? बेकिंग सोडा का उपयोग पहला जो ढंग का होता है एकदम बढ़िया है, तो आपको खाने वाला चीज़ें को मुलायम बनाना, देखिए खाए वाला चीज़ लिखा आप देह को मुलायम करोगे तो नत लगावे लगे जा। और खाने के मुलायम बनाने होगा, कोई खाने वाला चीज़ों का मुलायम बनाने के लिए स्पंजी बनाना होगा, अगर खास्ता बनाना होगा तब उसमें उपयोग किया जाता है कौन? सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि खाने का सोडा का उपयोग किया जाता है। अब सुनिए हम मीठी का सोडा, उसका नाम है दूसरा मीठ का सोडा। ऐसे जाकर दुकानी पर कहे ना ये हमारा चाय सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या ना एक बेरा कहा था किया एक बेर जे ना मांगे तो सोडियम बाई कार्बोनेट दे दो ना बुझाई। अगर मीठी का सोडा देना तो समझिए मीठी का सोडा, ठीक है ना। तो मीठी का सोडा का उपयोग कहाँ होता है? अगर कोई खाने वाला पदार्थ हो उसको स्पंजी बनाना हो, उसे मुलायम बनाना हो या उसको खस्ता के रूप में बनाना होगा, तब उसका उपयोग होता है क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट का। आज हाँ का सारे में डालने जला, कोई आपको खाने वाला चीज़ों का मुलायम बनाना होगा बस उसको डाल दीजिए। ताकि बेकिंग सोडा का क्षारीय होने के कारण से पेट में अम्ल की मात्रा अधिकता को कम किया जाता है। ये बात याद रखिए, जब पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो गई बा, ढेरका चीज़ खा ला, बिया शादी बा है ना, देखा है दिव्य प्रकाश ना, जब आप खाना खा लिए हैं और जानते हैं खाना आपको अब खाइएगा ज़्यादा, तो शादी ब्याह बा आ 1.5 दिन से रुकल भाई, देखिए 1.5 दिन से रुकल का काल बारात आवता, काल तिलक आवता, काल तिलक आवता ना, तो ऐसे कहो जा न कल आवत ना आज ही तनी हमें के कम खाता नहीं, आज कम खा के काल ढेरका खा लो जा, तो जैसे ही ढेरका खइबा जा तो तारा क्षमता कम बा पेट में अम्ल के मात्रा पचावे के, आ तू मरला के कालो के साथ एक बाल्टी मार दिला एकदम बुनी एक बारी चाहे कुछ मार दिला, अब तारा में क्षमता नहीं के अम्ल के पचावेला, तो अम्ल के क्षमता पचावेला कम हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, तो ओकरा के अम्ल के मात्रा के अगर बरकरार रखा जाए और ओकरा अम्ल की मात्रा बढ़ा दिया जाए, तब आगे एने से बहरी से ओकरा के क्षार वाला पदार्थ दिली जहाँ के उदासीन कर सकी। तेने से मिलावल जला का, एने से मिला जब बेकिंग सोडा जब मीठी का सोडा होला, तो जब कहो पेट वोट गड़बड़ा जी ना, जब मियाज गड़बड़ा जी उल्टी होके लगी, तो खा ले का बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। बेकिंग पाउडर नहीं खाने वाला जो सोडा है, तो खाने वाला सोडा के थोड़ा सा खा लीजिएगा, एक ढेर खा लीजिएगा ना तो लोटा उठल रह जाएगा, ठीक है ना। और लोटा उठल का मतलब आप समझिए रहे, ठीक है ना। देखिए ज़्यादा मात्रा ना तो देखिएगा बताते हैं, जो बड़े बड़े होटल होते हैं ना, वो बड़े बड़े होटलों में देखिएगा आप रोटी इतना मस्त मस्त बनाता है, इतना फूलल ना,
तो उसमें फूलता ही इसलिए कि उसमें डाला था बेकिंग पाउडर यानी खाने का पाउडर। अब आपको लगातार आप ज़्यादा खाइएगा ना तो आपको चर्बी बनने लगेगा, आपको पेट की बीमारी हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा होटल पर खाने की कम कोशिश कीजिएगा क्योंकि उसमें बेकिंग पाउडर बना जाता है। आज ज़्यादा का 10-12 रोटी मारा तो लोटा उड़ जाती है घड़ी, ठीक ना। तो कहा था कभी कभी इसका उपयोग होता है खाने के शीघ्रता बनाने के लिए, यानी कि वही कहता है कि खाने का शीघ्रता से पकाने के लिए अगर मान तार के कोई हितई में का गई आ खाना तारा के बनाए के हो गई आ ज़्यादा तब बनाए के तब तेजी से हो जब तार साली घर आ जाइए तब कोई कहा साली के घर पका के देवेला जल्दी खाइल बा तो खाए जब जल्दी पका के देवे ओके तो ओकरा में तनी सी मात्रा में लेके करा के बेकिंग सोडा के खाए वाला सोडा आ तुरंत बन के तैयार खाना हो जाए, ठीक ना। का सने पे संदीप तकाओ ना सने पे क्या कहता रहा आप पूछ रहे हैं कि इसका उपयोग होता है सोडे के अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। आग लागेला ना, आग लागेला तो आग लागे वाला मेहनत ये करिए जना, सुने बात लिख लो का अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उसे अग्निशामक यंत्र में खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। मतलब का खाने वाला सोडा छिट लगा जी ना, बल्कि जो अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उस अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है खाए वाला सोडा के, तब जाके बुझाने वाला था। ये मत सोच लीजिए ना कि गांव में आग धैले बा दुकानी पर लेकिन के मीट का सोडा छीटे स्टार्ट कर दी मीट का सोडा छीटे से ना बोती बल्कि ओकर यौगिका के पदार्थवा के निर्माण जो होता है जो खाने वाला सोडा वो डाला जाता है उसे अग्निशामक यंत्रों में और केमिकल जैसे मिला कर यूज किया जाता है तब उसका उपयोग किया जाता है। और ना कैसे गाँव घर में लगल बा आग लेके मीट का सोडा छीटे स्टार्ट कर दीजिए तो उससे आगे बुझती ना। सुनिए अब एक नंबरिया प्रश्न चालू हो गया, महत्वपूर्ण प्रश्न। CaCl2 का यौगिक प्रचलित नाम सीधा सा ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर और उगावेला पाउडर जो ब्लीच कर जाला, देखो लड़की लगावे लीजा तो ब्लीचिंग पाउडर रही से बोला ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। ब्लीच करे लगे पाउडर गोर वाला रहेला तो ब्लीचिंग CaCl2 का नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण होता है। इसका व्यवहारिक प्रचलित नाम होता है विरंजक चूर्ण। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करता है विरंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो किससे भी क्रिया करता है विरंजक। हाँ तो पहले बता चुके हैं तो उस पदार्थ का नाम बताइए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है विरंजक चूर्ण बनाता है। तो CaCl2 होता है तो CO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। पार्ट का पहले ही प्रश्न बता चुके हैं तो CO आपका आंसर हो गया CO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड उस पदार्थ का नाम हो गया। पूछ रहे कठोर जल को मृदु जल बनाना है तो सोडियम के यौगिक किसका उपयोग करेंगे तो धोए वाला सोडा के, तो सोडियम आपको कार्बोनेट हो गया Na2CO3 10H2। देखिए बात लिखा Na2CO3 10H2 मतलब धोने का सोडा हो गया, ये मतलब जल के साथ मिला हुआ है। पूछा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा है कि धोने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट की बातें कहता है। इसके विलयनों को गर्म किया जाता है ना तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। मतलब जैसे शादी में भाग ले रहे टूटला के बाद तो शादी खत्म तो अलग अलग हुई ना तो अलग अलग करा दो जा होते कि धोए वाला खाने वाला सोडा है अगर गर्म कीजिएगा तो टूटेगा, ठीक है। तो बनेगा Na2CO3 जल और क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड। और कलर में क्रम देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 × 12H2 जल के साथ अभिक्रिया कर दे CuSO4 × 2H2 जो जिप्सम बन गया। यही कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अलग क्यों रखना चाहिए यानी नमी से क्यों रखना चाहिए कि अभिक्रिया करके आपको जिप्सम बना देगा, यही घटना घट जाती है। ये बात याद रखिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अभिक्रिया को दिखाने के लिए चाहे पूछ सकता है कि इसकी अभिक्रिया जब जल से कराई जाती है तो कठोर पदार्थ कौन सा बनता है तो जिप्सम बनता है। ये बात याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सुनिए पाठ से अलग प्रश्न है। दो प्राकृतिक सूचकांकों के नाम लिखिए तो लिटमस पत्र हो गया हल्दी हो गया। प्राकृतिक में पूछ लेता तो लिटमस पत्र और क्या हो गया हल्दी हो गया। और दूसरा प्रश्न है दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए तो मेथिल या फिनोप्थलीन। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रख लीजिएगा। जब प्राकृतिक सूचक पूछेगा और जब संश्लेषित सूचक, संश्लेषित मतलब मानवकृत और प्राकृतिक मतलब प्रकृति में, तो प्राकृतिक वाला हो गया लिटमस पत्र और हल्दी। आइए मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन ये कौन सा हो गया संश्लेषित हो गया। अगला सुनिए कुछ ऐसे पदार्थ जिनके गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है इन्हें क्या कहते हैं गंधीय सूचक कहते हैं। तो पहले ही बताएं, ठीक है ना। अम्ल को अवशिष्टों के साथ मिलाकर धातु के यौगिकों को बनाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और इन यौगिकों को क्या कहते हैं तो लवण कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप क्या होते हैं तो चूना पत्थर खड़िया संगमरमर ओकरे कुल नाम है, सब अलग अलग रूप में दिखाई गया है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनता है तथा जल प्राप्त होता है। तो क्या पूछा है आपके इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए। इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखा गया है CaO कार्बन डाइऑक्साइड CaCO कैल्शियम कार्बोनेट बना और क्या बना जल बना। अब कर एक में कौन पूछ रहा है दूसरा में इस सफ़ेद अवक्षेप को क्या कहते हैं तो अवक्षेप के रूप में बना के जो ढेला जैसा क्या बनता है
CH3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब पूछा तीसरा में, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो जल के विलयनशील जो होते हैं COH का होल थ्राइस, ये प्राप्त होता है COH का होल ट्वाइस। देखिए ये लिखा है जो CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो ज़्यादा मात्रा में अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दीजिएगा ना तो CaHCO3 का होल ट्वाइस का इसमें ज़्यादा निर्माण हो जाता है। अब आइए, अम्ल और क्षारक आपस में विक्रिया करके जिसमें लवण और जल प्राप्त होता है, तो विक्रियाओं को क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण विक्रिया पहले ही बता चुके हैं कि अम्ल विक्रिया करेगा किससे से? क्षार से, तो लवण और जल का निर्माण करता है विक्रिया का नाम उदासीनीकरण विक्रिया। अभी 4 को पेज, अभी 4 को उदासीनीकरण विक्रिया किसे कहते हैं? बात हुई है, फिर प्रश्नों में पूछा है। धात्विक ऑक्साइडों के प्रकृति क्या होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जिससे विक्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयन देता है। कुछ नहीं करा, ऑनलाइन क्वेश्चन है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है तो बता दिए। पीतल तांबे के बर्तन में, बात वही फिर रिपीट करना शुरू किया प्रश्न को। जल में घुलनशील क्षारों के क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। एक लाइन वाला क्वेश्चन है। हाँ, मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होता है? मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जब बनता है तो क्रैम्प होता है, जिसके कारण से क्रैम्प तब होता है जब कोई धावक जो होता है लगातार दौड़ना शुरू करता है, जिसके कारण से उसमें अम्ल की मात्रा बनने लगती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होने से। ठीक है ना। अब प्रश्न का पूछा है कि कोई टूटी हड्डी है ओके स्थिर रखे खातिर डॉक्टर करा के ढांचा पर बना हुआ सफेद पाउडर के निर्माण करता है। पेस्ट का नाम जो होता है, तो उस पेस्ट का नाम पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस रासायनिक सूत्र का है CaSO4 खाली कुछ ना पढ़ना है आपको। इन पदार्थ के विशेष गुण क्या होते हैं? तो मिलाते समय इसका उपयोग जो होता है खिलौने बनाने में भी किया जाता है। ये चिकनाहट वगैरह पैदा करना, मूर्ति बनाकर मूर्ति की चिकनाहट पैदा करने में। अब कहते हैं इस पदार्थ के अंतर आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं आर्द्ररोधी वायु से। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, तनुकरण किसे कहते हैं? तो जल को साथ जो अम्ल या क्षारक जो मिलाया जाता था, उसके आयन की सांद्रता इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसके तनुकरण कहते हैं। तनुकरण का मतलब ढीलापन है, बंछुचुराइन। दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या होता है? सब प्रश्न आपको बता चुके हैं। तो दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या होता है कि हमारा शरीर होता है 7 से 60.8 के बीच में परास के कार्य करता है जब pH मान ढंग से रहता है। तो अगर नहीं रहता तो नहीं होता था। मिट्टी का pH प्रकृति में अम्लीय होता, फसल के लिए अनुकूल होती है, मतलब वो ढंग से उसमें फसल नहीं पाता है। यानी कि pH मान का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर pH मान ज़्यादा कम होगा तो आपके बहुत ही दैनिक जीवनों में इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर pH मान मुंह का pH मान 5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, यानी कि दांत झड़े स्टार्ट होला कब? जब pH मान 5.5 से कम होला तब। यानी कि pH मान ज़्यादा कम हो तो आपके दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ेंगे। सुनिए बाबू, आप आगे पूछ ले, वही बात पूछ ले सब। ठीक है ना। अब अंतिम प्रश्न है। अब धातु पाठ स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद धातु है। ठीक है ना। अब बात इतना ही पे ख़त्म करते हैं।